नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BS हिंदी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का गुणसूत्र नामक एक छोटा सा चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुणसूत्रों से ही हमारे अंदर क्या होता है, सारे इंसानों या जीवों में लिंग निर्धारण का डिसाइड होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें देखें तो ये बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है, छोटा सा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, आपको इसमें बहुत ही बेहतर चीज़ें मिलेंगी, बहुत ही बेहतर कंटेंट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं गुणसूत्र की खोज किसने की। गुणसूत्र की खोज ई स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 में किया था। ई स्ट्रासबर्गर ने 1875 में गुणसूत्र का खोज किया, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही गुणसूत्र को देखा था कोशिकाओं में। डब्ल्यू वाल्डेयर ने सन 1889 में इसका नाम क्रोमोसोम दिया। अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि क्रोमोसोम नाम किसने दिया था? तो डब्ल्यू वाल्डेयर ने सन 1889 में इसका नाम क्रोमोसोम दिया था, यानी कि क्रोमोसोम को हम हिंदी में रंगीन काय बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक छोटा सा दिखिएगा फिगर, प्यारा सा गुणसूत्र का, ये रंगीन में नहीं बन पाया है। ओके फ्रेंड्स, तो यही गुणसूत्र का फिगर है। इसी में हमारा जीन लगा होता है, मतलब गुणसूत्रों में जीन व्यवस्थित तरीके से लगे होते हैं, और इसमें DNA RNA भी मिलते हैं इसी गुणसूत्र में। अब एक चीज़ जान लेते हैं, गुणसूत्र की रचना। गुणसूत्र की जो रचना है वो DNA RNA हिस्टोन और अम्लीय प्रोटीन से होती है। गुणसूत्र की रचना किससे होती है? 4 प्रकार से, DNA RNA हिस्टोन और अम्लीय प्रोटीन से। ओके फ्रेंड्स, अब देखो गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना में परिवर्तन से जीवों में विभिन्न लक्षण प्रदर्शित होते हैं। अभी मैंने बताया कि यही गुणसूत्र हैं जो जीवों में और इंसानों में क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। जीवों में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। जीवों में कितने प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? लैंप ब्रूस और पॉलीटीन गुणसूत्र। लैंप ब्रूस गुणसूत्र और पॉलीटीन गुणसूत्र। अब एक चीज़ और जान लेते हैं फ्रेंड्स, गुणसूत्र एक आनुवंशिकी पदार्थ है जिसमें आनुवंशिक गुणों को धारण करने की रचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। गुणसूत्र क्या है? एक आनुवंशिकी पदार्थ है और इसमें आनुवंशिक गुणों को धारण करने की रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम जीन कहते हैं। क्योंकि देखो, ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र इंसानों में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। तो जो अंतिम वाला जोड़ा होता है, यानी कि 22+ के बाद वाला, वही क्या करता है, हम लोगों का जो आनुवंशिक गुण है, मतलब माता पिता या दादा दादी का जो गुण होते हैं वो मिलते जुलते हैं कुछ ना कुछ। देखो फ्रेंड्स, जीन गुणसूत्रों में व्यवस्थित होते हैं। अभी मैंने ऊपर ही बताया था, जो जीन्स होते हैं वो गुणसूत्रों में क्या होते हैं? व्यवस्थित तरीके से लगे होते हैं। और प्रत्येक जंतु तथा पौधे की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। अब जान लेते हैं कुछ जीव जंतुओं में गुणसूत्र कितने कितने होते हैं। देखो भाई, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है और टोटल इसका संख्या कितना होता है? 46। मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है? 46, और जोड़े में कितना होता है? 23 जोड़ा। अब एक चीज़ जान लो भाई, जो ये गुणसूत्र है यही क्या करता है? लिंग निर्धारण में सहायक होता है। जो ये 46 गुणसूत्र हैं, यानी कि 23 जोड़ा गुणसूत्र है, तो इसमें जो 23वीं जोड़ा का गुणसूत्र आता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी कि 22+ मेल और फीमेल का हम लेके चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 22+X और 22+Y, ये 23, मतलब एक जोड़ा X और Y में बटा होता है। 22+X+Y, और फीमेल में भी 22X+X, यानी कि मेल में 22+X और 22+Y, यानी कि टोटल 23 हुए, और फीमेल में भी 22+X और 22+X, यानी कि टोटल 23 हुए। तो जो अंतिमवा वाला जोड़ा होता है गुणसूत्र का, वही क्या करता है? लिंग निर्धारण में हमें सहायता करता है, और हमारे मतलब गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो चिंपैंजी में कितना गुणसूत्र होता है? 48, और जोड़े में कितना होगा? 24। ओके, यहाँ मैंने जितने भी लिखे हुए हैं ये जोड़ा नहीं है। जोड़े को देखो मैंने यहाँ कोष्टक में कर दिया 23। अगर जोड़ा निकालना हो तो आप उसमें 2 से भाग दे देना, तो जोड़ा निकल जाएगा। चिंपैंजी में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 48। कुत्ते में 78 गुणसूत्र कुत्ते में होते हैं। अब मक्के में 20, और जोड़े में कितने होगा? मक्के में 10। ओके फ्रेंड्स, खरगोश में कितना होगा? 44। मच्छर में 6, और मच्छर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 3 जोड़े, तभी तो 6 हुआ। बंदर में कितने होते हैं? 42। मेंढक में 26, प्याज में 16, मटर में
14, घोड़े में 64 और घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। घरेलू मक्खी में कितने गुणसूत्र? 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये तो गुणसूत्र का था। अब दोस्तों हम जानते हैं डीएनए। डीएनए क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे एक फिगर दिख जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिखेगा डीएनए का। देखो ये छोटा सा फिगर है डीएनए मॉडल भाई। ये भी 2D में ही बना है लेकिन अच्छा बना है। अब देखिए डीएनए की संरचना या खोज। डीएनए का खोज सन 1869 में हुआ था। इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मीशर ने। डीएनए की खोज 1869 में किया गया था और किसने किया था? फ्रीडरिक मीशर ने। फ्रीडरिक मीशर। और डीएनए की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन, ओके, डीएनए की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन 1953 में वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने किया था। डीएनए की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? 1953 में वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आप जान गए डीएनए का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मीशर ने सन 1869 में। और डीएनए की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक नामक 2 वैज्ञानिकों ने 1953 में। और इसी के लिए इन दोनों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अभी आगे जानेंगे। डीएनए जो होता है गुणसूत्र का मुख्य घटक होता है। अगर डीएनए में कोई डिसबैलेंसी होती है तो इंसान के क्या होता है, अंग में कुछ ना कुछ डिसबैलेंसी। देखिए किसी के कान छोटे बड़े हो जाते हैं, किसी की आंखें छोटी बड़ी होती हैं और होंठ कटे फटे होते हैं। तो डीएनए में थोड़े बहुत डिसबैलेंस की वजह से ही ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो डीएनए क्या है? गुणसूत्र का मुख्य घटक है। ये एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। अब देखिए डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन नामक क्षारक पाए जाते हैं। डीएनए में कितने प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। ये चारों क्षारक जरूरी है याद करना। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन नामक क्षारक पाए जाते हैं। और इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल भी पाया जाता है। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारक संख्या सदैव बराबर होती है। डीएनए में जो उपस्थित होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक की संख्या सदैव क्या होती है? बराबर होती है। अभी मैंने बताया ऊपर कि डीएनए का अध्ययन करने के लिए अध्ययन किसने किया था सर्वप्रथम? वाटसन एवं क्रिक ने सन 1953 में। और इन दोनों वैज्ञानिकों को डीएनए संरचना के अध्ययन के लिए सम्मिलित रूप से 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब डीएनए की कुछ और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें उन्हें जान लेते हैं। देखो भाई डीएनए आनुवांशिक गुणों का वाहक है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है? आनुवांशिक गुणों को ले जाता है। मतलब हमारे माता पिता का जो गुण है थोड़ा बहुत, तो उनसे मिलता जुलता गुण बच्चों में भी होता है। तो ये डीएनए के थ्रू ही हो पाता है। आनुवांशिकी गुणों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का ये वर्क करता है। और ये क्या करता है? एंजाइम के निर्माण को नियंत्रित करता है। कौन? डीएनए। डीएनए एंजाइम्स के निर्माण को नियंत्रित करता है। और डीएनए जीवन का रचनाकर्ता होता है। जीवन का रचनाकर्ता किसे बोलते हैं? डीएनए को। डीएनए की संरचना में दोहरा सूत्र पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, डीएनए की संरचना में क्या पाया जाता है? दोहरा सूत्र पाया जाता है। दोहरा सूत्र डीएनए संरचना में पाया जाता है और ये जीवन का रचनाकर्ता होता है। अब एक चीज हमें जानना है। अभी देखिए ऊपर मैंने बताया डीएनए में 4 प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के क्षारक हैं? यही थे ना, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो एडेनिन जो है वो थायमिन से जुड़ा होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन किससे जुड़ा होता है? थायमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ओके फ्रेंड्स, और जो गुआनिन है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से किससे जुड़ा होता है? साइटोसिन से। ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये डीएनए का कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स थे। अब जान लेते हैं आरएनए के बारे में। ओके फ्रेंड्स, आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। खोजकर्ता कौन थे? जेम्स वाटसन एवं आर्थर अर्ग। जेम्स वाटसन एवं आर्थर अर्ग इसके खोजकर्ता हैं आरएनए के। जेम्स वाटसन एवं आर्थर अर्ग। अब देखिए
जो आरएनए होता है यह केंद्रक में थोड़ी मात्रा में तथा कोशिका द्रव्य राइबोसोम एवं अन्य कोशिकांगों में अधिक मात्रा में विद्यमान होता है। केंद्रक में थोड़ी मात्रा में होता है तथा कोशिका द्रव्य राइबोसोम एवं अन्य कोशिकांगों में अधिक मात्रा में विद्यमान होता है। इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? राइबोज शर्करा। और डीएनए में क्या पाई जा रही थी? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। यही दोनों में अंतर है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा और आरएनए में केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है। अब देखिए, आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक क्षारक पाया जाता है। डीएनए में थायमिन पाया जाता था, 4 प्रकार के क्षारक उसमें भी थे जिसमें थायमिन था, लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या पाया जाता है? यूरेसिल। यूरेसिल नामक, थायमिन की जगह पे यूरेसिल नामक क्षारक पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त 3 और भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। और ठीक है फ्रेंड्स, आरएनए में कौन कौन से क्षारक होते हैं? एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। और थायमिन की जगह पे क्या बन जाता है यहाँ पे? यूरेसिल। ओके फ्रेंड्स, तो 4 प्रकार के क्षारक इसमें भी पाए जाते हैं। अब देखिए, आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एम टाइप, आर टाइप और टी टाइप। मतलब मैसेंजर आरएनए, एम टाइप ये पहला हो गया। तो मैसेंजर आरएनए, इसका निर्माण केंद्रक में डीएनए के सांचे पर होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण की सूचना केंद्रक के डीएनए से राइबोसोम तक पहुंचाती है। प्रोटीन संश्लेषण की सूचना जो मैसेंजर आरएनए है क्या करती है? केंद्रक के डीएनए से राइबोसोम तक पहुंचाती है। इसका नाम ही मैसेंजर है तो मैसेज पहुंचाएगी, जायज़ सी बात है। अब दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आर टाइप आरएनए या आरआरएनए। तो इसका वर्क क्या होता है? ये राइबोसोम में पाए जाते हैं। राइबोसोमल है तो राइबोसोम में पाया जाएगा और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का ये कितना % होता है? 80% भाग होता है ये राइबोसोमल आरएनए। ओके फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं जो तीसरा प्रकार का आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए, यानी कि आर टाइप आरएनए। ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। मैसेंजर आरएनए वो एमिनो एसिड में संबंध स्थापित करते हैं। ये कौन? ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए वो अमीनो एसिड में ये संबंध स्थापित करता है। आरएनए की कुछ चीज़ें और भी हैं, हम जानते हैं। यहाँ लिखा गया है, आरएनए मानव बुद्धि को तीव्रता से बढ़ाता है। आरएनए क्या करता है? मानव बुद्धि को तीव्रता से बढ़ाता है। ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है और इसकी संरचना जो होती है एकल सूत्री होती है। और डीएनए की संरचना क्या होती है? द्विसूत्री होती है, यानी कि दोहरा सूत्र डीएनए का संरचना में पाया जाता है और एकल सूत्र किस में पाया जाता है? आरएनए की संरचना में। एक चीज़ यहाँ जान लीजिए, एक नोटेड पॉइंट है। एक रियो नामक वायरस होता है। रियो नामक वायरस में आरएनए 2 श्रृंखलाओं या सूत्रों का बना होता है, यानी कि यही एक ऐसा वायरस है जिसके आरएनए में 2 सूत्र बना होता है, जो एक अपवाद है फ्रेंड्स। ओके, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि जो भी रेलवेज़ या अन्य वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले और वो अपने तैयारी में धार लगा सकें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक चीज़ और आपको बता दूं मैं फ्रेंड्स, ये जो अभी आपने वीडियो देखा इसका PDF आप मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं अपने खुद के रिवीजन के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए अच्छे से, अपने गोल को अचीव कीजिए। थैंक यू।